A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation. A moment comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. ट्रंप अपने एक बड़े इम्तिहान में हो गए हैं फेल। उनके प्यारे शहर न्यूयॉर्क पर अब उनके विरोधी का कब्जा है। विरोधी जिसे वो पागल कहते हैं, कम्युनिस्ट कहकर चिढ़ाते हैं, ज़ोहरान ममदानी। ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीत लिया है, लेकिन हैं कौन ये ममदानी जो एक मेयर इलेक्शन के नाम पर दुनिया भर की हेडलाइंस में है? उनकी ये जीत क्यों ख़ास है? ट्रंप के लिए इन नतीजों के क्या मायने हैं? अमेरिकी राजनीति के लिए क्या मायने हैं? और एक दिलचस्प बात कि ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में नेहरू का जिक्र क्यों किया? उनकी राजनीति क्या है? नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। राजनीति रंग लाई है, चुनाव जीत लेने का जश्न है, लेकिन माहौल कुछ रॉक कॉन्सर्ट जैसा लग रहा है। भीड़ देखो तो दूर दूर तक युवा चेहरे हैं। बैकग्राउंड में एक गाने की आवाज़ है जिसका ट्रंप के अमेरिका से कोई नाता नहीं है। आवाज़ है एक बॉलीवुड गाने की, धूम मचा ले धूम मचा ले। स्टेज पर 34 बरस का एक बंदा है जिसकी शक्ल सूरत किसी घिसे पिटे नेता जैसी बिल्कुल नहीं लगती। उसके साथ उसकी पत्नी आर्टिस्ट रामा दुआजी और उसकी माँ मशहूर इंडियन फिल्म मेकर मीरा नायर खड़ी हैं। यह लम्हा राजनीति पर बनी एक फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह है और इसे समझने के लिए स्टेज पर खड़े उस शख्स की कहानी जाननी होगी, समझना होगा कि उसके लिए विलेन कौन थे, खलनायक कौन थे, जीता ज़ोहरान तो हारा कौन और क्यों। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बयान सुनिए। ममदानी ने ट्रंप के नाम 4 शब्द बोले। टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज़ और तेज़ करो। So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. ये सुनकर भीड़ पागल हो जाती थी। ठीक उसी वक्त ट्रंप के ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक नया पोस्ट आया। लिखा था, तो खेल शुरू होता है, एंड सो इट बिगिंस। अब ट्रंप का एक पुराना बयान भी सुन लीजिए। Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. We send him. ट्रंप कह रहे हैं कि हमें ममदानी को गिरफ्तार करना होगा, किसी हाल में कम्युनिस्ट नहीं चाहिए। ये बयान उन्होंने जुलाई महीने में दिया था। तब से लेकर अब तक वो ममदानी के खिलाफ सारे पत्ते खोल चुके हैं। एक दफ़े तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ममदानी जीता तो मैं अपने प्यारे घर न्यूयॉर्क को फंडिंग देने से पहले दोबारा सोचूंगा। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति एक शहर के मेयर चुनाव में दिलचस्पी क्यों ले रहा है? सवाल और भी हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का धुर विरोधी अपनी विक्ट्री स्पीच में जवाहरलाल नेहरू के शब्द क्यों पढ़ रहा है? ममदानी ने अपनी जीत पर किसी अमेरिकी नेता को कोट नहीं किया, उन्होंने कोट किया भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। उनकी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच का एक हिस्सा उठाया जिसे आप बखूबी जानते समझते हैं। सवालों के जवाब से पहले एक और बयान सुनिए। ये कोई समाजवादी देश नहीं है, ये शहर समाजवादी शहर नहीं है, ये राज्य भी समाजवादी नहीं है। दुनिया में कहीं भी समाजवाद चल नहीं पाया, ना वेनेजुएला में, ना क्यूबा में, तो न्यूयॉर्क सिटी में भी नहीं चल सकता। आपने जिसे सुना वो चुनावी मैदान में ममदानी के खिलाफ खड़े थे। इनका नाम है एंड्रू कुओमो। कुओमो कह रहे हैं कि समाजवाद बेकार है, ये न्यूयॉर्क में कभी नहीं चल सकता। लेकिन समाजवाद की बात हो ही क्यों रही है, ये सब समझने के लिए आपको अमेरिका में इन भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल समझना होगा। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। इस पूरे खेल को समझने के लिए एक बाजार का एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिकी इकोनॉमी एक बड़ा फ्री मार्केट है, यानी पूंजीवादी बाजार है। रिपब्लिकन यानी रेड टीम का कहना है कि सरकार को बाजार से दूर रखो। ये प्योर फ्री मार्केट चाहते हैं, कम से कम रूल्स, कम से कम टैक्स। वो कहते हैं अगर कोई अपनी मेहनत से बाजार की 10 दुकानें खरीद ले तो ये उसकी कामयाबी है, सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। इस टीम के बिग बॉस हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस मामले में डेमोक्रेट्स यानी ब्लू टीम भी इसी फ्री मार्केट में यकीन तो रखती है, पर इनका कहना है कि बाजार को चलाने के लिए एक रेफरी यानी सरकार की ज़रूरत है। हमें थोड़े रूल्स चाहिए, थोड़े टैक्सेस चाहिए ताकि हम बाजार को साफ रख सकें
और अगर किसी की इस बाजार में जगह नहीं बन पा रही, जैसे बेरोजगार, तो उसकी मदद कर सके। टैक्स चाहिए ताकि लोगों की शिक्षा और हेल्थ केयर पर काम हो सके। इन्हें लिबरल कहते हैं। तो इस कहानी में कम्युनिस्ट कहाँ से आ गया? कम्युनिस्ट क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट कहते हैं कि ये बाजार ही बेकार है और लोगों को बराबरी पर नहीं रखता, इसे बंद करो। कम्युनिस्ट सरकार आती है और कहती है कि सारा सामान अब सरकार का है और हम इसे सब में बराबर बराबर बांटेंगे। अमेरिका में ये शब्द एक ट्रिगर की तरह है जिसे सीधे तानाशाही डिक्टेटरशिप से जोड़ा जाता है। सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया और चीन से जोड़ा जाता है। ट्रंप ज़ोहरान पर अटैक करने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ज़ोहरान को कम्युनिस्ट ल्यूनेटिक कहा है, यानी कम्युनिस्ट पागल। लेकिन ज़ोहरान खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हैं, माने बड़ी कंपनियों के बजाय आम जनता की बात करने वाला नेता। वे डेमोक्रेटिक पार्टी के लेफ्ट धड़े यानी DSA से आते हैं। ये ग्रुप अरबपतियों, कॉरपोरेट लॉबी और पार्टी की पुरानी लाइन सबको चुनौती देता है। ये कम्युनिज्म नहीं है, ये बाजार को बंद करने की बात नहीं करते। ये बाजार को देखते हैं और कहते हैं रुको, बाजार ठीक है पर जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो एसेंशियल्स हैं, जैसे बस, हॉस्पिटल, स्कूल, बिजली, वो प्रॉफिट के लिए क्यों है? इनका फंडा है कि जो काम कर रहे हैं वही असली मालिक बने और बेसिक चीज़ों को प्राइवेट हाथों से निकालकर पब्लिकली ओन्ड कर दिया जाए। जैसे क्या प्राइवेट बसें लूट रही हैं? चलो इन्हें सरकारी और फ्री कर देते हैं। प्राइवेट किराने वाले दाम बढ़ा रहे हैं, चलो शहर की अपनी सिटी ओन्ड किराने की दुकानें खोलते हैं। मकान मालिक किराया बढ़ा कर मार रहे हैं, तो चलो किराए को फ्रीज करते हैं और सरकारी घर बनाते हैं। ये हैं ज़ोहरान की पॉलिसीज़। लेकिन इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। ज़ोहरान का प्लान है कि अमीरों पर टैक्स लगाओ, टैक्स द रिच। प्लान है बड़ी कॉरपोरेशंस और शहर के सुपर रिच लोगों पर नया टैक्स लगाना। टारगेट है $9 अरब जुटाना। ये पूरा मेयर इलेक्शन इन्हीं विचारधाराओं की लड़ाई थी। ट्रंप का गेम प्लान था वोटर्स को ये यकीन दिलाना कि ज़ोहरान डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नहीं, असल में कम्युनिस्ट ही हैं, बस भेस बदल कर आए हैं। ज़ोहरान का गेम प्लान था कि इस कम्युनिस्ट शब्द वाली फाइट से हटकर अपनी बात रखी जाए। वो बस एक ही चीज़ पर बात करते रहे, अफोर्डेबिलिटी यानी चीज़ें सस्ती कैसे हों। रिजल्ट क्या आया? ज़ोहरान जीत गए। ये पिक्चर शुरू हुई थी 2025 की शुरुआत में। तब न्यूयॉर्क के मेयर, तत्कालीन मेयर एरिक एडम्स करप्शन केस में बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने इलेक्शन लड़ने का प्लान छोड़ दिया था। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से एंट्री हुई एंड्रयू क्यूओमो की, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया। न्यूयॉर्क में ये बंदा अपने आप में एक पॉलिटिकल खानदान है। इनके पिता जाने माने गवर्नर थे। लेकिन इस कड़ी का एक माइनस पॉइंट भी है। 2021 में उन कई औरतों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। आरोपों की झड़ी लगी और उन्हें कुर्सी से हटना पड़ा। न्यूयॉर्क इलेक्शन इस खानदान के लिए पॉलिटिकल कमबैक का मौका था। कुओमो आगे भी थे, सबसे बड़ा नाम था, सबसे ज़्यादा पैसा था। लेकिन कहानी पलट गई, इंटरेस्टिंग हुई जब ज़ोहरान की एंट्री हुई, जिन्हें कोई नहीं जानता था। नोबडी न्यू हिम। फरवरी महीने की एक पोल में वो 9 में से 9वें नंबर पर थे। सपोर्ट सिर्फ 1% लोगों का था। लेकिन पार्टी के लिए कैंडिडेट चुनने वाले चुनाव में ज़ोहरान जीत गए। ये चौंकाने वाला रिजल्ट था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। कुओमो भड़क गए। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और ऐलान किया कि वो फाइनल इलेक्शन में फिर लड़ेंगे, डेमोक्रेट बनकर नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट, निर्दलीय कैंडिडेट बनकर। उनका गेम प्लान था डेमोक्रेट्स का वोट बांट दें और ज़ोहरान को हरा दें। उधर ट्रंप को खबर लगी तो लोकल रेस नेशनल रेस बन गई। ट्रंप ने देखा कि वैसे भी न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स समर्थक ज़्यादा हैं और उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट कर्टिस स्लिवा रेस में एकदम पीछे हैं। उनके जीतने का 0 चांस है। ऐसे में ट्रंप ने अपने सारे हथियार ज़ोहरान पर दाग दिए। सबसे पहले कम्युनिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। ज़ोहरान को कम्युनिस्ट पागल कहा, कम्युनिस्ट लुनेटिक का टैग दिया। फिर हेट कार्ड खेला। ज़ोहरान के रैप सॉन्ग की लाइन इस्तेमाल करके उन्हें यहूदी विरोधी कहा। विदेशी कार्ड का भी इस्तेमाल हुआ। ज़ोहरान अमेरिकी नहीं है। धमकी मिली कि ज़ोहरान को डिपोर्ट कर देंगे और उनकी अमेरिकी नागरिकता छीन लेंगे। जब कुछ न बन पड़ा तो धमकी दी कि अगर ज़ोहरान जीता तो वो न्यूयॉर्क शहर की फेडरल फंडिंग काट देंगे। फिर आया कहानी का प्लॉट ट्विस्ट। ट्रंप को लगा कि अपनी पार्टी छोड़ो, विपक्षी के वोट बांट दो, तो उन्होंने एंड्रयू कुओमो को ऑफिशियली सपोर्ट कर दिया। ट्रुथ सोशल पर फॉलोअर्स से कहा, तुम्हें एंड्रयू कुओमो पर्सनली पसंद हो या ना हो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें उसी को वोट देना है। वॉल स्ट्रीट के अरबपति भी इस गेम में कूद पड़े। वो ज़ोहरान के अमीरों पर टैक्स लगाओ वाले प्लान से डरे हुए थे। अरबपतियों ने ज़ोहरान के खिलाफ प्रचार करने में पैसे फूंक डाले। यहाँ पर लड़ाई रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट नहीं थी, यहाँ पर ये एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस आउटसाइडर यानी पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बाहर का आदमी खड़ा था। लेकिन ममदानी ने सबको हरा दिया।
चुनाव नतीजे आए तो पता चला कि ममदानी 3 लोगों की रेस में 50% से ज़्यादा वोट लेकर जीते। उन्हें 10 लाख से ज़्यादा वोट मिले, जो कुओमो और रिपब्लिकन कैंडिडेट दोनों को मिलाकर भी ज़्यादा थे। वोटर टर्नआउट 20 लाख के पार चला गया। ये 1969 के बाद का सबसे हाईएस्ट टर्नआउट था। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ऐसा क्या गेम प्लान था ममदानी का? हमने अमेरिका में मौजूद जानकारों से बात की, उनसे पूछा। और इट वाज अ बिग विन। उसकी वजह 2 चीजें हैं। एक कि आदमी बहुत सिंसियर है, पीपल डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, उनकी कैंपेन बहुत क्रिएटिव और इंक्लूसिव है। देखिए, न्यूयॉर्क बहुत अजीब और अलग शहर है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 50% ऑफ द सिटीजन्स बाहर पैदा हुए हैं, अमेरिका के बाहर, और तकरीबन 30% ऑफ द वोटर जो सिटीजन्स हैं वो भी फॉरेनर्स हैं। और पिछले 4-5-10 साल में मुसलमानों की भी आबादी काफ़ी बढ़ गई है, क्लोज टू 700-800 यानी 7-8 लाख के करीब आ गए हैं। एंड उनको रैली किया उन्होंने, ही मेड देम रजिस्टर टू वोट, और जो वोट नहीं डालते थे वो भी, और सारे के सारे इमिग्रेंट्स को उसने कलेक्ट किया। अगर आपने उनकी विक्ट्री स्पीच देख ली तो उसमें आपने देखा होगा कि ही एंडेड हिज स्पीच विथ बॉलीवुड का सॉन्ग, और फिर उसमें नेहरू को भी कोट किया। सो ही ब्रॉट हिज ट्रेडिशन आउट। अरबिक में बात किया, अना मिनकुम, यानी आई एम फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड आई एम फॉर ऑल ऑफ यू। ये अरबी में कहा विदाउट ट्रांसलेटिंग, इट मींस ही वाज ओनली टॉकिंग टू अ स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये है कि लाइक डोनाल्ड ट्रंप, लाइक बर्नी सैंडर्स, ही इज हिट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा, वो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम से पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वो है कि महंगाई बढ़ते जा रही है, और गरीबी तो अलग ही चीज है। अफोर्डेबिलिटी ये है कि अगर आप मिडिल क्लास भी हो तो आपको एंड्स मीट करने में मुश्किल हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझे $1.5 लाख की तनख्वाह ऑफर करे न्यूयॉर्क में, तो मैं हंस दूं उनके चेहरे पर। कोई मुझे 3 लाख 4 लाख तक भी मैं नहीं जाऊंगा न्यूयॉर्क। मेरी किताबों के लिए जगह रखने के लिए मेरे पास 6,000 किताबें हैं, उनके लिए अपार्टमेंट अलग लेना पड़ेगा मुझे $10,000 महाना का। ममदानी का जितना बड़ा अपार्टमेंट है उससे ज्यादा तो मेरा सुल्तान मेरा डॉगी के लिए जगह है हमारे घर में। सो इट्स ए डिफिकल्ट सिटी टू लिव इन। और तो वो अफोर्डेबिलिटी का जो मुद्दा है जो आधे अमेरिकन को अफेक्ट करता है, उस पे ही जोन्ड इन, एंड उस पे जैसा कि छोड़ा ही नहीं ममदानी ने। उसके ऊपर कितने भी अटैक्स हुए इसराइल को लेकर, हिज पोजीशन के नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आए तो उनको अरेस्ट कर लेंगे बिकॉज ही इज अ वॉर क्रिमिनल। उन्होंने मोदी की भी निंदा की। ये सारी चीजें होने के बावजूद ही डिड नॉट गेट ऑफ द मैसेज। अब सवाल ये कि ये ग्लोबल स्टोरी क्यों है? ज़ोहरान की जीत पूरी दुनिया में हेडलाइन क्यों है? ये समझने के लिए आपको ममदानी के कई चेहरों से मिलना होगा। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नेता बनने से पहले भारतीयों के लिए उनकी सिर्फ एक पहचान थी, एक कनेक्शन, मीरा नायर का बेटा। मीरा नायर सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग और द नेम सेक जैसी फिल्मों की डायरेक्टर हैं। सलाम बॉम्बे ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। वहीं ममदानी के पिता महमूद ममदानी जाने माने लेखक और प्रोफेसर हैं। ममदानी के माता पिता दोनों ही भारत में पैदा हुए थे, बाद में दोनों युगांडा में मिले। 1991 में युगांडा में ही ज़ोहरान ममदानी का जन्म हुआ। फिर 7 साल की उम्र में उनकी पूरी फैमिली युगांडा से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई। यहाँ उन्होंने एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। 2018 में जाकर उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली। पॉलिटिक्स में आने से पहले ज़ोहरान एक हिप हॉप रैपर थे। उन्हें लोग मिस्टर कार्डमम नाम से जानते थे। उन्होंने डिज्नी मूवी के लिए एक गाना भी लिखा है। उनका एक गाना कांडा युगांडा में भयंकर वायरल हुआ था। उस गाने में उन्होंने युगांडा की राजधानी कंपाला की स्ट्रीट लाइफ और युवाओं के स्ट्रगल पर बात की थी। कॉलेज के बाद वो क्वींस शिफ्ट हो गए। यहाँ से शुरू हुआ असली एक्टिविज्म। उन्होंने प्रवासियों, किराएदारों और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों में हिस्सा लिया। इसी एक्टिविज्म ने उन्हें पॉलिटिक्स के रास्ते पर डाल दिया। 2017 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की। 2020 में वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए। 2022 और 2024 में वो निर्विरोध जीत गए। अपने कार्यकाल में उन्होंने वही मुद्दे उठाए जो सीधे सीधे पब्लिक से कनेक्ट करते थे। इसी बीच वो यूथ के बीच भी मशहूर हो गए। यही वजह थी कि चुनाव की कैंपेनिंग में भी उन्होंने सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया। और अब चुनाव जीतकर वो मैन ऑफ मेनी फर्स्ट बन गए हैं। मैन ऑफ मेनी फर्स्ट कैसे? वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं, न्यूयॉर्क के पहले साउथ एशियन मेयर हैं, न्यूयॉर्क के पहले इंडियन अमेरिकन मेयर हैं, न्यूयॉर्क के पहले अफ्रीका में जन्मे मेयर हैं। 1892 के बाद वे न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर भी हैं, सिर्फ 34 बरस के।
पहले मुस्लिम मेयर, इसे सुनकर अनसुना न कीजिए। 9/11 हमले के बाद वाले दौर के लिए एक सिंबॉलिक अंत की तरह है। ज़ोहरान 9/11 के साए में बड़े हुए उनकी जीत एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव जैसी मानी जा सकती है। उन्होंने विक्ट्री स्पीच में कहा, अब न्यूयॉर्क ऐसा शहर नहीं रहेगा जहां आप इस्लाम से नफरत फैलाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। हमने अमेरिका में मौजूद जानकारों से पूछा कि अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए ममदानी की इस जीत के क्या मायने हैं, भारत के संदर्भ में भी क्या गुणागणित है, ये भी बताएं। दुनिया की पॉलिटिक्स के लिए दिस इज अ वेरी बिग क्या कहना चाहिए अवेकनिंग मोमेंट। पिछले 15-20 साल में राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर्स हर जगह जीत रहे हैं। अर्दोगान इन टर्की, नरेंद्र मोदी इन इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप इन यूएस वगैरह वगैरह, हंगरी, जहां भी जाके देखें आप राइट विंग लीडर्स जीत रहे थे। और उससे दूसरी चीजें ये हो रही थी कि खासतौर से वेस्टर्न मुल्कों में, यूरोप और यूएस में एंटी इमिग्रेशन, एंटी इंडियन सेंटीमेंट बहुत बढ़ गया है पिछले 4-5 महीनों में। सो ये जो एंटी इमिग्रेंट, एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू, एंटी इंडियन सेंटिमेंट है, ये सारी चीजें आर बिगिनिंग टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। टॉमी रॉबिन्सन जैसे एकदम नालायक गुंडे आर बिकमिंग पॉपुलर। नाइजल फराज यूके में इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मैगा क्राउड घूम कर रहा है। सो इन सब के खिलाफ ममदानी, जो एक मुसलमान है, एक साउथ एशियन है, अफ्रीकन उनकी पैदाइश है, और उन्होंने खुल के अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई, एंड ही स्टिल वन। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने जो की है कि इजराइल का जो एक किस्म से चोक होल्ड था अमेरिकन डिस्कोर्स पे, वो भी खत्म कर दिया। न्यूयॉर्क देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई कि दुनिया के जो दो सबसे मशहूर इम्पोर्टेंट, जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे पावर है, जो पिछले सुपर पावर का जो कैपिटल लंदन था, अब के सुपर पावर का जो मेन शहर है न्यूयॉर्क, उसमें अब दोनों जगह मुसलमान मेयर्स हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज ए मैसेज के नेटिविज्म, जीनोफोबिया, एंटी इमिग्रेशन के खिलाफ अभी भी दम है इन सोसाइटीज में। अभी भी देयर इज a desire for secularism, liberalism, democracy और human rights के लिए। So this is a big win for all of that. लेकिन न्यूयॉर्क ही क्यों? न्यूयॉर्क का मेयर बनना इतनी बड़ी बात क्यों है? मतलब है तो मेयर ही, प्रेसिडेंट तो नहीं। बात यह है कि न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका का दिल कहते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये देश की इकोनॉमिक लाइफलाइन है, इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी। न्यूयॉर्क की सालाना जीडीपी $2.3 ट्रिलियन है। मतलब अकेला न्यूयॉर्क शहर पूरे भारत की जीडीपी के आधे से भी ज़्यादा है। यहाँ दुनिया के 180 से ज़्यादा देशों के लोग रहते हैं। इस शहर का अपना अलग बजट होता है। 2026 के लिए ये करीब $115 अरब तय किया गया है, और इस पूरे पैसे का रिमोट कंट्रोल मेयर के हाथ में होता है। मेयर ही शहर का एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ सब कंट्रोल करता है। टैक्स का पैसा कहाँ उड़ेगा, कौन सी नई पॉलिसी आएगी, शहर किस डायरेक्शन में जाएगा, सब मेयर तय करता है। यहीं पर न्यूयॉर्क में ही वॉल स्ट्रीट है, यहीं न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग जैसे मीडिया संस्थानों के हेडक्वार्टर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस, यूएन का हेडक्वार्टर भी यहीं है। इसलिए न्यूयॉर्क का मेयर अक्सर नेशनल पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा बन जाता है। ट्रंप खुद भी न्यूयॉर्क शहर से ही आते हैं। इतनी कहानी सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या ममदानी आगे चलकर फ्यूचर में कभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी बन सकते हैं? क्या राष्ट्रपति भी बन सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वो युगांडा में पैदा हुए थे, और अमेरिका का संविधान कहता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, यानी पैदाइशी अमेरिकी नागरिक होना ज़रूरी है। ज़ोहरान वो नहीं है। लेकिन हर स्टोरी के 2 साइड होते हैं, और ज़ोहरान के केस में उनके आलोचकों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। आइए देखते हैं कि ज़ोहरान के खिलाफ क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो उन पर एंटी इंडिया और हिंदू फोबिक होने का आरोप लगाया जाता है। अमेरिका में भी कई इंडियन अमेरिकन और हिंदू ग्रुप्स उनके नाम पर बटे हुए थे। क्यों? एक वजह तो यह है कि ज़ोहरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े क्रिटिक रहे हैं। मई 2025 में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो न्यूयॉर्क में मोदी के साथ स्टेज शेयर करेंगे, तो ज़ोहरान का जवाब था नहीं। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। मोदी की तुलना बेंजामिन नेतन्याहू से कर दी थी। इस बयान के बाद न्यूयॉर्क के कुछ इंडो अमेरिकन और हिंदू सिख समुदाय ने ज़ोहरान से माफ़ी की मांग की थी। इसके अलावा बवाल उनके इजराइल फिलिस्तीन वाले टेक पर भी होता है। ममदानी BDS, बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट, सैंक्शंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो इजराइल का आर्थिक बहिष्कार करने को कहता है। उन्होंने इजराइल के गजा में ऑपरेशंस को जेनोसाइड, नरसंहार कहा है। उन्होंने ग्लोबलाइज द इंतिफादा का नारा दिया है। उनका तर्क है कि ये हिंसक नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी लोगों के मानवाधिकारों और समानता की आवाज़ है। तब उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल को एक यहूदी देश के तौर पर रहने का हक है? ज़ोहरान ने कहा नहीं,
उनका तर्क है, मैं किसी ऐसे देश का समर्थन नहीं कर सकता जहां नागरिकता धर्म या किसी और आधार पर बांटी जाती हो। हर देश में समानता होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट से न्यूयॉर्क की बड़ी यहूदी कम्युनिटी का एक हिस्सा और प्रो इजराइल ग्रुप्स ने उनकी आलोचना शुरू की। उनका कहना है कि ये बयान एंटी सेमिटिक, यहूदी विरोधी है और दुनिया के इकलौते यहूदी देश को नाजायज ठहराता है और उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। तो ये थी ज़ोहरान की कहानी। बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, बात अमेरिका की हो रही है, तो इससे जुड़ी एक और अहम खबर जान लीजिए। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन का आज 36वां दिन है। इसी के साथ ये अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। इससे पहले 2018 में ट्रंप के ही पहले कार्यकाल में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था। शटडाउन की वजह एक हेल्थ केयर प्रोग्राम है। ट्रंप इसकी सब्सिडी बढ़ाने को तैयार ही नहीं है और डेमोक्रेट्स इस पर अड़े हुए हैं। इस वजह से सेनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो पा रहा है। इस बिल पर अब तक 14 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार बहुमत के लिए ज़रूरी 60 वोट मिल ही नहीं पाए। शटडाउन का असर सीधा देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। कांग्रेशनल बजट ऑफिस के मुताबिक अब तक 11 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 6,70,000 सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जा चुका है, जबकि 7,30,000 कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। इस तरह लगभग 14 लाख लोग कर्ज लेकर घर चला रहे हैं। शटडाउन की वजह से एयर ट्रैवल को भी नुकसान हुआ है। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच अमेरिका में 16,700 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चली। वहीं 2,282 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, यानी हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं। लेकिन शटडाउन कब हटेगा ये अब तक तय नहीं हो पाया है। बहरहाल हम चलते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में इन दिनों एक नई खबर चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने संसद के सामने संविधान में 27वां संशोधन करने का प्रस्ताव रख दिया है। कहा जा रहा है कि इससे सत्ता का झुकाव और भी ज्यादा सेना की तरफ हो जाएगा, सरकार और कमजोर हो जाएगी। इस पूरे मामले का फोकल पॉइंट है आर्मी चीफ आसिम मुनीर। दरअसल मुनीर इसी महीने यानी 28 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। संशोधन का मकसद इसी रिटायरमेंट को टालना है, ऐसा माना जा रहा है। संशोधन खास तौर पर संविधान के आर्टिकल 243 में बदलाव करेगा। संशोधन का एक बड़ा हिस्सा फील्ड मार्शल के पद को आधिकारिक दर्जा देना है। अभी पाकिस्तान के संविधान और सैन्य नियमों में इस रैंक का कोई कानूनी जिक्र नहीं है। नया संशोधन लाकर यह दर्जा और उसकी शक्तियों को पक्का किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, जिससे मुनीर को लंबा कार्यकाल मिल सके। इस बरस पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर को फील्ड मार्शल की रैंक दी थी। उनसे पहले सिर्फ अयूब खान फील्ड मार्शल बने थे। उन्होंने 1959 में तख्ता पलट के बाद खुद को ही ये रैंक दे दी थी। फील्ड मार्शल के अलावा भी इस संशोधन में कई बदलावों का जिक्र किया गया है। इसमें एक नया संवैधानिक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी है। यह सुप्रीम कोर्ट से अलग होगी, संविधान और मूल अधिकारों से जुड़े मामले को देखेगी। दलील यह है कि इससे सुप्रीम कोर्ट पर बोझ कम होगा और फैसले जल्दी आ सकेंगे। इसके अलावा संशोधन में राष्ट्रपति की पावर्स को भी कम करने की बात रखी गई है। अब अगली खबर फिलीपींस से। यहाँ कलमेगी तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। अब तक कम से कम 66 लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। ये तूफान इस साल के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान मध्य फिलीपींस के सेबू द्वीप पर हुआ है। इस इलाके में अकेले 49 लोगों की मौत हुई है, जबकि 26 लापता हैं। कुल मिलाकर 4 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। तूफान का स्थानीय नाम टिनो है। ये 4 नवंबर की सुबह लैंडफॉल के बाद थोड़ा कमज़ोर हुआ था, लेकिन अभी भी तेज़ हवाएं चल रही हैं। इसकी रफ्तार लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। अंदाज़ा है कि तूफान 5 नवंबर ख़त्म होने तक दक्षिण चीन सागर की तरफ बढ़ जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।